नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा जी। मनोज जी भारतीय जनता पार्टी के उच्च शिक्षित नेताओं में से एक हैं। उच्च शिक्षित इसलिए बोला है कि मैं शिक्षित उसे समझता हूं जिसने भारत को पढ़ा है। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की जरूरतें, भारत की पहचान, मनोज जी के अंदर ये सब चीजों का समावेश कुछ ऐसा है कि उनको देखकर यह एहसास नहीं होता है कि आप किसी शिक्षाविद से मिल रहे हैं या किसी राजनेता से मिल रहे हैं। मनोज जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पुरोहित जी। मनोज जी, अगर मैं बात करूं देश के मानस की, पूरा विश्व एक विभीषिका से जूझ रहा है और कोरोना नाम की महामारी सबके लिए चिंता का विषय बनी हुई है। माननीय मोदी जी ने इस पर लॉकडाउन से लेकर कई सारे विषयों पर निर्णय लिए। आपकी पहले एक समग्र प्रतिक्रिया चाहूंगा कि वर्तमान में जिस प्रकार से केंद्र सरकार काम कर रही है उस पर आपका एक व्यापक दृष्टिकोण चाहूंगा। ये सच है कि ये विभीषिका भयावह है जी और केवल देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व को इसने अपने चपेट में लिया है जी। लेकिन अगर पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे जी तो जो कदम जी देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने उठाए, जी उचित समय पर उठाए, उसके कारण जी बाकी देशों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। जी अगर एक आदमी की भी मौत दुखदाई है, जी मौत का कोई मुआवजा नहीं होता, जी लेकिन अगर मृत्यु दर की दृष्टि से देखें तो दुनिया में भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। जी प्रति 10 लाख संक्रमित मरीजों जी को अगर देखें तो उस दृष्टि से भी भारत बहुत बेहतर है। जी 135 करोड़ आबादी का देश। जी ये सच है कि 2, 3, 4 बड़े शहरों में जी ये संक्रमण ज्यादा फैल गया है जी और मुझे लगता है कि उन राज्य सरकारों को सतर्क होकर के जी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिल करके जी अगर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे जी आदि शहरों में संक्रमण को रोकने में सफलता मिल सकी जी तो भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। जी जिस प्रकार से आपने कहा, मोटे तौर पर 3 लाख से ज्यादा लोग आज हमारे देश में संक्रमित हैं। जी 3 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं हमारे देश में। जी जी लेकिन रिकवरी रेशियो मोटे तौर पर 50% से ज्यादा है। जी ये एक अच्छी बात है या मैं कहूँ कि ये शुभ संकेत है। जी तो मोटे तौर पर मैं कह सकता हूँ जी कि लॉकडाउन के दौरान जी सरकार ने चिकित्सकीय सुविधाओं के विस्तार में अपना पूरा ध्यान लगाया। जी एक समय था जब हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी, पुणे के अलावा कहीं लैब नहीं थी। जी आज 550 से ज्यादा लैब है। जी प्रतिदिन 3 लाख से ज्यादा PPE किट बन रही है। जी देश भर के विभिन्न अस्पतालों में छोटे छोटे जगहों पर भी वेंटिलेटर का प्रबंध सरकार ने किया है। तो मुझे लगता है कि अच्छी तैयारी भारत सरकार ने की है। जी आप पूरे देश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सरजमी से आप जनप्रतिनिधित्व करते हैं, जनता के नुमाइंदे बनकर उनकी आवाज उठाते हैं और उत्तर प्रदेश संख्या की दृष्टि से देखा जाए, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा प्रदेश है और उसके समकक्ष राज्यों में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहतर चल रही है। उत्तर प्रदेश और आपके क्षेत्र में कोविड को लेकर जो भी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की जा रही हैं और आपके द्वारा जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं उस पर जरूर आपकी एक मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फ्रंट फुट पर आकर के काम कर रहे थे। बड़े प्रोएक्टिव ढंग से उन्होंने इस महामारी में पूरे प्रदेश की जनता की सेवा की दृष्टि से तमाम उपाय किए हैं और इसके कारण प्रवासी जो श्रमिक आए हैं महाराष्ट्र से या गुजरात से, उसके कारण थोड़ा संक्रमण और वो जमातियों के कारण थोड़ा संक्रमण उत्तर प्रदेश बड़ा सामान्य रूप से मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश बेहतर स्थिति में है।
इंतजामात भी वहाँ अच्छे ढंग से वहाँ की सरकार ने किया है। पार्टी के स्तर पर भी हम लोगों ने कोई भूखा ना रहे पूरी उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर में या उत्तर प्रदेश में सरकार ने भी इंतजाम किया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बड़े पैमाने पर इसका इंतजाम किया है। और मुझे संतोष है कि इस काम को हम लोगों ने पार्टी के निर्देश पर किया है। हमारे देश की एक प्रकृति है कि संकट के समय हमारा समाज अपनी क्षमता से आगे बढ़ करके लोगों की सहायता और सेवा में जुटता है। वो भारतीयता की मुख्य पहचान है और वो काम देशवासियों ने भी किया है। बिल्कुल आपने सही कहा कि संकट के समय हमारा समाज एक तौर पर खड़ा हो जाता है, ऐसी एका आ जाती है, बिल्कुल एक सुर हो जाता है और संकट से जूझने लगता है। ये हमारी एक विशेषता है, लेकिन यही विशेषता राजनीतिक परिदृश्य में सिरे से गायब दिखती है। विपक्ष पूरी तरह से कह रहा है कि जो कोविड-19 को रोकने के लिए, कोरोना को रोकने के लिए जो केंद्र सरकार के इंतजामात हैं, उसमें केंद्र सरकार पूरी तरह असफल रही है। क्या कहेंगे? देखिए, क्या है कि मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूँ जी। ये कई बात कहूंगा कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा ही दिखता है जी। कुछ लोगों को भारत सरकार के काम में, मोदी जी के काम में हर काम खोटा ही दिखता है उसमें, तो वो उस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। राष्ट्रीय संकट के समय ऐसी आपदा में विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। तमाम तरह की चुनौतियां देश के सामने हैं, इन चुनौतियों में सरकार के साथ आप कैसे खड़ा हो सकते हैं, ये विपक्ष का धर्म होना चाहिए। और राजनीति के अवसर मिलेंगे, चुनाव आएंगे तो पूरी ताकत से राजनीति करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को पता नहीं क्या हो गया है, या तो समझ की कमी है या परिपक्वता है। हर मामले में राजनीति को ही वो महत्व दे रहे हैं, राष्ट्र हित को कम महत्व दे रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जनता ने हाशिए पर पहुंचा दिया है। जी। जीडीपी का पहले 2% और बाद में लगभग जीडीपी का 10% इतना बजट जो है उसका प्रावधान किया गया जान बचाने में भी और जहान बचाने में भी। 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया। इस पैकेज को, इस सहायता पैकेज को आप इस विभीषिका से जूझने में, दूसरा रोजी रोटी चलाने की तमाम सारी प्रक्रियाओं में, गतिविधियों में कितना सहायक और कितना महत्वपूर्ण कारक मानते? देखिए जी, मुझे लगता है कि इसको दो दृष्टि से देखना चाहिए। जी। एक तो जी। सामान्य लोगों में जो भय का वातावरण है जी। वो समाप्त हो, जी। एक नए उत्साह और उमंग से लोग जी। देश के पुनर्निर्माण में लगे। जी। और इसलिए जहां भी मैं जिस माध्यम से लोगों से बात करता हूं तो ये बार बार कहता हूं कि भाई जब तक वैक्सीन नहीं आती है इसी वातावरण में हम सबको जीना है। जो सावधानी बार बार बताई गई है, जी, हाथ धोना, सफाई रखना, मास्क पहनना, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, इन सावधानियों के साथ जी, अपने को भी बचाना है, परिवार और संबंधियों को भी बचाना है जी, और देश को आगे भी बढ़ाना है। जी, जिस दिन जी, ये आपदा आई जी, और लॉकडाउन की घोषणा हुई, प्रथम चरण में ही जी, देश के गरीब और सामान्य आदमी की जरूरतों को देखते हुए जी, भारत सरकार ने अनेक उपयोगी कदम उठाए। जी, करोड़ों लोगों को फ्री में मुफ्त राशन, जी, लोगों के खाते में पैसा, जी, महिलाओं को, दिव्यांगजनों को, वृद्धजनों के खाते में पैसा, किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से 3 महीने मुफ्त गैस सिलेंडर, अनेक कदम सरकार ने प्रथम चरण में ही उठाए। जी, उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जान भी जहान भी, जी, तो मोटे तौर पर आप देखें तो 20 लाख करोड़ यानी मोटे तौर पर हमारे जीडीपी का 10% बनता है। जी, दुनिया के कम देशों ने, अगर छोड़ दें शायद 2-3 देश होंगे जो 10% के आसपास अपने जीडीपी का जी, पैकेज घोषित किए हैं। जी, और
एक लॉन्ग टर्म नीति के आधार पर जी एमएसएमई जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है 22-23 करोड़ लोगों को, जी उनको कैसे आगे बढ़ाना है, जी रियल एस्टेट हाउसिंग सेक्टर को कैसे आगे बढ़ाना है, जी इंडस्ट्री को कैसे आगे ले चलना जी है, खेती को कैसे आगे ले चलना है, जी सभी और अनेक सुधार के कार्यक्रम जी जो मैं समझता हूं कि लंबे समय से देश जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था, जिसके कारण आने वाले दिनों में जी हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होने वाली है। जी और मैं देखता हूं कि ये चुनौती तो है ही, जी। एक बड़ा अवसर भी इसने हमको उपलब्ध कराया है। जी पूरी दुनिया में जिस तरह की बदल दिखाई पड़ रही है, जी मुझे लगता है कि अनेक निवेश करने वाली बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनी जी। दुनिया के तमाम देशों की, एशिया में भारत उनका सबसे पसंदीदा स्थान बने, बन इस दृष्टि से अनेक रिफॉर्म भी भारत सरकार ने किए हैं। जी और मैं मानता हूं जी ये झटका जरूर है बड़ा, जी लेकिन आने वाले 2 साल के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार पकड़ेगी जी और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था के नाते हम अपनी पहचान बना सकेंगे। जी आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है जी वो निश्चित रूप से हम सबको प्रेरणा दे रहा है और एक आत्मनिर्भर भारत बनाने में हम सफल और सक्षम होंगे। जी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा कि मोदी जी सुनते नहीं हैं। उन्होंने तो पहले ही चेतावनी दी थी, कहा था कि एक तरीके से एक सुनामी आने वाली है, ये विभीषिका बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगी, बहुत व्यापक नुकसान करेगी, अर्थव्यवस्था रसातल में चली जाएगी। और 20 लाख करोड़ के पैकेज पर भी तमाम सारे सवालिया निशान खड़े किए हैं। तो उन विपक्ष की ये शिकायत है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी बातों को तवज्जो नहीं देती, सुनती नहीं है, साथ लेकर नहीं चलती। मुझे लगता है कि जितना विमर्श और जितना संवाद जी नरेंद्र मोदी जी ने किया है जी देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, जी 5 बार बात कर चुके वो, जी देश के उद्योगपतियों से बात कर चुके, जी तमाम परिसंघों से बात कर चुके, जी पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं पार्लियामेंट जी। में, उनके साथ वो बैठक जी। कर चुके। जी तो जितना संवाद मोदी जी ने स्थापित किया है, विपक्ष के भी जो अच्छे सुझाव हैं उनको सरकार ने माना है। जी अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जी की दिक्कत है कि आज वो कुछ बोलेंगे, 5 दिन बाद उसी बात के खिलाफ कुछ बोलेंगे। जी तो हर 5 दिन में उनकी बात बदलती है। जी उनकी बात मानना मुझे लगता है कि वो देश के साथ न्याय नहीं होगा, जी क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि अमेरिका के किसी सज्जन से वो बात करते करते कर गए, जी तो वहां नस्ल भेद काफी तेज गति से बढ़ रहा। जी तो ये उनका स्वभाव है। जी। जब डोकलाम का विवाद था तब चीनी राजदूत से पता नहीं मिलकर के वो किस समस्या का समाधान कर रहे थे। जी जी मुझे लगता है कि उनको अभी थोड़े समय की आवश्यकता है कि राजनीतिक प्रशिक्षण लेकर के जी राष्ट्रहित और पार्टी हित दोनों के अंतर को समझने की जरूरत है। जी जैसा कि आपने डोकलाम की बात करी, अभी भी चाइना से एक विवाद सीमा पर थोड़ा सा चल रहा है, तनातनी है, एक तनाव है। साथ में नेपाल से भी कुछ अनबन की बात सामने आ रही है। तो कांग्रेस फिर यहाँ ये कह रही है कि विदेश नीति के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ज्यादा अपरिपक्व सरकार कहीं दिखी नहीं है। सार्क जैसे संस्था बिल्कुल उसका अस्तित्व खतरे में आ गया है। विदेश नीति पर भी सवाल उठा रहे हैं, हर नीति पर तो उठाते हैं, लेकिन वो इस नीति पर भी सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि आजादी के बाद से लेकर अब तक जी मुझे लगता है कि एक स्पष्ट नीति देश में रही है जी कि किसी की भी सरकार रही हो, कोई भी राजनीतिक दल विपक्ष में रहा हो, जी विदेश नीति पर इस देश में कभी राजनीतिक विवाद नहीं हुआ। जी और आपको ध्यान होगा जी जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे जी तो उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने भारतीय डेलीगेशन के लीडर के रूप में भेजा था। ये परंपरा इस देश की रही। जी लेकिन दुर्भाग्य है आज कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो इस बात को नहीं समझ रहा है जी और बचकाने बयान दे रहा है। जी मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को आत्मावलोचन करना चाहिए जी
और ऐसे समय में जी इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। जिस जहां तक जी 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 चीन की सीमा का विवाद है, उस पर मिलिट्री के अफसरों के भी बातचीत हो रही है, जी राजनयिक स्तर पर भी बातचीत हो रही है। जी जी एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, जी ये 1962 का भारत नहीं है, जी ये 2020 का भारत है। जी हमारी ये नीति है कि हम पड़ोसियों से अपना रिश्ता अच्छा रखना चाहते जी हैं, सौहार्दपूर्वक हल करना चाहते हैं। जी लेकिन ये भी सच है कि हम 1 इंच भूमि अपनी गंवाने के लिए तैयार नहीं है। जी। राष्ट्र के स्वाभिमान और सम्मान के सवाल पर किसी से कोई समझौता करने वाला भारत नहीं है। जी ये मोदी के नेतृत्व वाला भारत है, जी। जिसके लिए देश का सम्मान स्वाभिमान सर्वोपरि है। जी एक और बड़ा प्रश्न चिन्ह हमेशा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगता है, आप लोगों की राजनीति पर लगता है कि आप लोग जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। समन्वयन, सबका साथ सबका विकास आप कहते जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जाति विशेष की तरफ आपका झुकाव है। ये देश अनेकता में एकता वाला देश है, इसको बहुत मुद्दा बनाया जाता है। पूरी तरह से इस बात को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर स्थापित करने का कांग्रेस हर संभव प्रयास करती है। क्या उनके इस आरोप में कोई तथ्य है, मनोज जी? मुझे लगता है कि ये बेबुनियाद आरोप है जी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था जी और आज भी जी मुझे लगता है कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव भारत सरकार ने नहीं किया है। जी और हमारे हर काम में अगर लोगों को यही नजर आता है, चुनाव के घोषणा पत्र में अगर कुछ बातें हमने कही थी जी और उनका क्रियान्वयन भारत सरकार कर रही है, कुछ लोग उसमें भी बुराई देखते हैं। मैं इसको पूरी जिम्मेदारी से नकारता हूँ। जी धर्म और जात के आधार पर हम शासन नहीं करते, हम भारत के संविधान के आधार पर सरकार चलाते हैं जी और जहां जहां हमारी सरकारें हैं, भारतीय संविधान ही हमारे लिए गीता है। जी मोदी सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले ही 1 साल पूरा किया है और 1 साल पूरा करने के दौरान ही शायद सदी की सबसे बड़ी चुनौती से भी उन्हें दो चार होना पड़ रहा है। अब मोदी सरकार की 1 साल की जो उपलब्धता है, मोदी सरकार की जो 1 साल की गति है, चूंकि आप स्वयं उस रथ के एक अंग हैं, तो आप कितने संतुष्ट हैं कि जो इस राष्ट्र को नेतृत्व मिलना चाहिए था, जो इस राष्ट्र को दिशा मिलनी चाहिए थी, जो इस राष्ट्र को दशा मिलनी चाहिए थी, उसके साथ पूरा न्याय हो रहा है? क्योंकि अगर 1 साल के कार्यकाल की समीक्षा करेंगे जी तो मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में ये पहली सरकार है जी जिसने जनता के बीच ये विश्वास पैदा किया है जी कि जो हम कहते हैं वही करते हैं। जी जो प्रमुख बातें सैद्धांतिक रूप से जी भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में थी, जी उसको पूरी तरह से सरकार ने लागू किया। जी चाहे वो धारा 370 और 35(1) को समाप्त करने का मसला रहा हो, जी सर्वोच्च न्यायालय से अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का मसला, जी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, जी ये जो काम सरकार ने किया वो साहसिक काम है और निश्चित रूप से मजबूत इच्छा शक्ति वाला नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी के पास है मोदी जी के रूप में। और अनेक मामलों का क्रियान्वयन अमित शाह जी ने बहुत ही बखूबी ढंग से किया है। जी देश सामान्य रूप से तेज गति से आगे बढ़ रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारे विकास की रफ्तार रही है, जी चाहे वो रेलवे हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, अनेक क्षेत्रों में जो काम विनिर्माण का हुआ है वो ऐतिहासिक है। जी और एक बड़ी भारी चुनौती देश के सामने आई है जी और मुझे विश्वास है कि इस चुनौती को भी सफलतापूर्वक हम पार करेंगे जी और एक स्वाभिमानी भारत, आत्मनिर्भर भारत, संपन्न और विकसित भारत बनाने का जो सपना है, उस सपने को हम पूरा कर सकेंगे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मनोज सिन्हा जी, अंतिम प्रश्न है। आपकी छवि कहीं ना कहीं सरकार के मुख्य पृष्ठ की सी रही है। अगर केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो आपका नाम सरकार के मुख्य पृष्ठ की तरह आता है, उन लोगों में आपको शुमार किया जाता है। तो क्या सरकार के उस नुमाइंदे की तरह, उस प्रतिबद्ध जनप्रतिनिधि की तरह आप इस देश को भरोसा दिला सकते हैं कि ये देश कोरोना से न सिर्फ उबरेगा
बल्कि वाकई में आत्मनिर्भर बनेगा और सरकार पूरी संवेदनशीलता से, पूरी ईमानदारी से, पूरे पण और प्रण से जुटी हुई है और निश्चित रूप से ये राजनीति से ऊपर का विषय है। तो देश की जनता, प्रदेश की जनता आपके मुंह से ये सुनना चाहती है। क्या ये भरोसा दिला सकते हैं आप? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं जी। देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जी इनको पूरा देश जानता है। जिस तरह का भरोसा देशवासियों का नरेंद्र मोदी जी पर है जी और जिस तरह का काम उन्होंने पिछले 6 वर्षों में किया जी। है, या इस विभीषिका में जिस तरह से, इस संकटपूर्ण दौर में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि कोरोना को पराजित करके आत्मनिर्भर, संपन्न भारत, विकसित भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम बनाएंगे। 135 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में, उनको सपनों को फल देने में ये सरकार पूरी तरह सफल होगी। जी मनोज जी, आपसे अंतिम प्रश्न, आप इस देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस वक्त? मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार से ज्यादा ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है जी। हम खुद अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें जी। और जो दिशा निर्देश सरकार की ओर से या स्वास्थ्य विभाग की ओर से हम सबको प्राप्त हो रहा है जी। उसका पालन करें। बेवजह घर से न निकलना जी। हाथ धोने की आदत डालना, मास्क पहनना जी। फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जी। और अब तो अनेक भारतीय पद्धति के अनुसार कई प्रकार की काढ़ा और कई प्रकार की दवाएं हैं, उनका सेवन करना, कुछ जी। योग प्राणायाम करना जी। मुझे लगता है कि ये बहुत ही लाभकारी होगा हमारे देश में जी। और इसका हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम सभी स्वस्थ रहेंगे जी। और कोरोना से विजय भी प्राप्त करेंगे। बहुत शुक्रिया मनोज सिन्हा साहब, आपका बहुत आभार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमें इतना वक्त देने के लिए। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा जी चर्चा में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि बर्फ के पर्वत पिघलते जाएंगे, हमें काम करना है, हल निकलते जाएंगे, हम मुश्किलों में अवसर हैं खोजते, हाथ से अन्यथा अवसर निकलते जाएंगे, हमें इस विभीषिका से जूझना है, इससे टकराना है और इससे पार पाना है और आत्मनिर्भर भी होना है। तो केंद्र सरकार की जो जिजीविषा है, केंद्र सरकार की जो प्रतिबद्धता है, वो उनके वक्तव्यों में साफ झलकी। हम उम्मीद करते हैं कि ये देश कोरोना को हराएगा। IND 121 में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।